everyone. I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. और यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन, नोट्स और लेटेस्ट न्यूज के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। बस आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। ये टॉपिक है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री से। इस टॉपिक के ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस देख लिए हैं, कुछ टॉपिक ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया हो तो ऊपर दिया आई बटन पे क्लिक करके आप इस टॉपिक से रिलेटेड वो वीडियोस देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में हाइड्रोकार्बन चैप्टर ऐसे आप सर्च करोगे तो आपको ये टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है, हमने पिछले वीडियो में अल्किन्स जो है वो शुरुआत किया था, व्हाट आर अल्किन्स, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किन। आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स। तो अल्किन्स जिसे हम ओलेफिन भी कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे दो कार्बन के बीच में क्या होता है अल्किन में, डबल बॉन्ड। तो ये है अल्किन। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अल्किन जो है वो नॉन पोलर होते हैं या फिर वीकली पोलर कंपाउंड्स होते हैं। ये नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इनमें कोई हेट्रो एटम नहीं होता। तो याद रखें, ज्यादातर वो कंपाउंड्स पोलर होते हैं जिनमें हेट्रो एटम होता है कार्बन को अटैच। हेट्रो एटम मतलब कोई एक ऐसा एटम जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हो। ठीक है, तो यदि आपके कार्बन को अटैच कोई हेट्रो एटम है जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एटम है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो वो हेट्रो एटम है, या फिर हैलोजेंस। तो हेट्रो एटम के प्रेजेंस में वो कंपाउंड जो है वो पोलर हो जाता है, क्योंकि कार्बन और ये हेट्रो एटम में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है, और ये हेट्रो एटम्स कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो शेड थे दोनों के बीच में, वो अपनी तरफ पुल करता है, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे पोलर नेचर तैयार हो जाता है। बट अल्किन जो है इसमें ऐसा कोई डिफरेंट एटम नहीं है, दोनों भी कार्बन है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड है, और इसलिए नॉन पोलर कंपाउंड है, या फिर पोलर होगा भी किसी किसी केस में तो वीकली पोलर है। ये अल्किन जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है, बट वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, जैसे कि बेंजीन, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे एक रूल याद रखें आप केमिस्ट्री में, दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो जो सेम है वो सेम को ही डिसॉल्व करता है। तो नॉन पोलर कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और पोलर कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब यहाँ पे मैंने तो प्रूफ कर दिया कि अल्किन नॉन पोलर है, बट आपका वाटर जो है वो पोलर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पे पोलरिटी तैयार हो जाती है, और इसलिए वाटर जो है वो पोलर है। बट आपका अल्किन नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में इनसॉल्युबल है, क्योंकि जो नॉन पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता। बट यस, अल्किन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, क्योंकि वो नॉन पोलर है, और इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, ईथर और क्लोरोफॉर्म में वो डिसॉल्व होगा। अब जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी उसका, वो वाटर से लेस डेंस है। मतलब यदि आप एक टेस्ट ट्यूब में या एक बीकर में अल्किन और वाटर को मिक्स करोगे तो जो वाटर है वो नीचे के साइड सेटल हो जाएगा, और जो अल्किन है वो ऊपर के साइड सेटल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लेस डेंस है उससे। तो जो भारी होता है वो नीचे जाता है, जो हल्का है वो ऊपर जाता है। तो वाटर से अल्किन लेस डेंस है, ये प्रूफ होता है। नेक्स्ट,
बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कीन का वो इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन कार्बन नंबर। तो यदि आप इथीन का बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करोगे प्रोपीन से, तो ऑब्वियसली प्रोपीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इथीन से, क्योंकि प्रोपीन में 3 कार्बन है और इथीन में सिर्फ 2। नेक्स्ट, जो ब्रांच्ड अल्कीन्स है उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है लेस है देन स्ट्रेट चेन अल्कीन। सेम ये रीजन जो है ये सेम है अल्केन का रीजन जैसा ही, जैसे हमने अल्केन में पढ़ा था कि ब्रांच अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन अल्केन से कम होता है, क्योंकि उसमें सिमेट्री कम हो जाती है और उधर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं। सेम थिंग यहाँ है, तो आपको हमेशा याद रखना है अल्कीन हो या अल्केन हो या कोई और कंपाउंड हो, ब्रांच्ड वाले का जो है बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होगा स्ट्रेट चेन से, क्योंकि वहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे और सिमेट्री भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कीन का है वो नियरली सेम है अल्कीन का विद सेम कार्बन स्केलेटन। तो यदि आप बॉइलिंग पॉइंट जो है इथेन का कंपेयर करें इथीन से, तो इथेन जो है वो एक अल्कीन है और इथीन जो है एक अल्कीन है। तो दोनों का यदि आप बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे एक अल्कीन का एक अल्कीन से जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो और दोनों भी स्ट्रेट चेन हो या फिर दोनों भी ब्रांच, तो सेम टाइप ऑफ कार्बन स्केलेटन हो, तो वो दोनों का जो है बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि अल्केन हो या अल्कीन हो, यदि दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो यहाँ पे एक चार्ट है जो प्रूव करता है जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज अब तक हमने पढ़ा, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे सिर्फ 4 कार्बन एटम्स है, इसमें और इसमें, तो ये तीनों में 4 कार्बन एटम्स है, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है। तो ये तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी ऑलमोस्ट सेम है। देखो ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि तीनों में 4 कार्बन एटम है। बट हाँ, सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ट्रांस से, क्योंकि सिस अल्कीन में, यदि आप सिस अल्कीन यहाँ पे देखोगे, दैट इज सिस ब्यूटीन है ये, तो सिस ब्यूटीन में जो है यहाँ पे सिमेट्री ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस ब्यूटीन, और इसलिए सिस ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस ब्यूटीन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, और स्ट्रेट चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रांच, यदि कार्बन स्केलेटन सेम हो तो। और दूसरा, सिस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है देन ट्रांस का। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। अब जो अल्कीन्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन अल्केन्स, क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है या पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो जो अल्केन्स है, जैसे कि हम एग्जांपल वापस लेंगे इथेन, इथेन इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है, उनमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं और इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। बट यदि आप जो है इसी का भाई इथीन की बात करें, तो ये इथीन में आप देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड आ जाता है, और इस पाई बॉन्ड के प्रेजेंस के वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड उसका रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो गया है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज मतलब आपके इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कीन के पास पाई बॉन्ड होने की वजह से अब उसके पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज दैट इज इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और चाहेंगे कि वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब सैचुरेटेड बन जाए, और इसलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये पूरे वर्ड का मीनिंग समझना होगा कि अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों दिखाते हैं। पहला, क्यों इलेक्ट्रोफाइल से ही क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि आपके अल्कीन में जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और पहले से ही वो इलेक्ट्रॉन रिच है,
यदि न्यूक्लियोफाइल जो है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इनके पास आएगा तो दोनों में रिपल्शन हो जाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और दोनों भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज यदि पास आएंगे दोनों में रिपल्शन हो जाएगा और दोनों भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। बट इसकी जगह यदि इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन के पास आएगा तो वो इजिली रिएक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, वो अनसैचुरेटेड है, वो चाहेगा कि मैं सैचुरेटेड हो जाऊं, इसलिए वो एडिशन को ज्यादा जोर देगा ना कि सब्स्टिट्यूशन को, और इसलिए अल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। ये पॉइंट याद रखना होगा, क्योंकि ज्यादातर ये एमसीक्यूज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट थिंग जो है यहाँ पे जो हमें जानना है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो कौन से टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अल्कीन दिखाते हैं? तो पहला है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजनेशन। तो इसे रीड करते ही आप समझ गए होंगे कि आपको अल्कीन में H2 का एडिशन करना है। तो ये है आपका अल्कीन, दैट इज इथीन, इसमें हमने ऐड किया H2। अब यहाँ ऐड करते वक्त याद रखें आपको किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। वो कैटलिस्ट प्लैटिनम हो सकता है या पैलेडियम या फिर निकल। आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेना होगा। ठीक है, निकल के लिए पैलेडियम और प्लैटिनम के लिए आप रूम टेम्परेचर भी ले सकते हो। अब बस आपको करना क्या है, आपका H2 का एडिशन जो है इस इथीन के आजू बाजू करना है। तो आपका जो H2 है डाइहाइड्रोजन, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक जाएगा एक हाइड्रोजन के कार्बन के पास, दूसरा जाएगा दूसरे कार्बन के पास, और यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो गायब होगा और ये बॉन्ड भी गायब होगा और वो इस तरह से इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखें जो पहला रिएक्शन है उसमें आप अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर रहे हो। इन शॉर्ट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप रिडक्शन कर रहे हो, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए आप रिडक्शन कर रहे हो बाय एडिशन ऑफ H2 गैस या डाइहाइड्रोजन टू द डबल बॉन्ड कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजेंस और हैलोजिनेशन। तो अब इस रिएक्शन में जैसे हमने डाइहाइड्रोजन ऐड किया था उसी तरह हम हैलोजेंस ऐड करेंगे। ये हैलोजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। आप डबल बॉन्ड के अराउंड ऐड करोगे। तो यहाँ पे ये देखिए आपका अल्कीन है, आपने हैलोजन ले लिया। आपको यहाँ पे चाहिए सॉल्वेंट CCl4 दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये रूम टेम्परेचर पे चाहिए। अब यहाँ पे बहुत इजी है ये रिएक्शन, यहाँ से ध्यान दीजिए। आपका 2XX दैट इज एनी हैलोजन दैट इज ClCl और Br कोई भी हैलोजन, एक X जाएगा एक डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, दूसरा X दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास। यहाँ से ये बॉन्ड गायब हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका विसिनिल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड मतलब क्या? डाइहैलाइड तो आप समझ गए होंगे, दो हैलोजन मतलब डाइहैलाइड। डाई मींस टू, हैलाइड मींस हैलोजन, तो दो हैलोजन इसलिए डाइहैलाइड। विसिनल मतलब दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स, तो इसे हम कहेंगे विसिनल पोजीशन। जो पोजीशन दो बगल बगल के नेबर कार्बन एटम के पोजीशन है वो विसिनल। तो जब एडिशन आप करते हो हैलोजन का अल्कीन को तब आपको विसिनल डाइहैलाइड मिलता है। मतलब आपके दोनों हैलोजन एटम बगल बगल वाले कार्बन को जाके जुड़ते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन को और यहाँ पे बनता है विसिनल डाइहैलाइड। बट यहाँ पे याद रखें कि ये वाला रिएक्शन आयोडीन नहीं दे पाता है और ये एमसीक्यू में आता है कि कौन सा हैलोजन हैलोजिनेशन रिएक्शन नहीं देता है। याद रखें आयोडीन नहीं देता है। अब एग्जाम्पल है, ये तो जनरल रिएक्शन था, अब एग्जाम्पल है। हमने इथीन लिया है, Cl2 गैस लिया है। तो Cl जो है एक Cl एक डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, दूसरा Cl दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज सॉल्वेंट और रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा और फिर ये दोनों क्लोरीन जो है डबल बॉन्डेड कार्बन को जुड़ जाएंगे और बनेगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इसे आप विसिनल डाइक्लोराइड भी कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड याद रखें, मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ सॉल्वेंट। तो आप पूछोगे सॉल्वेंट मतलब क्या,
तो सॉल्वेंट एक्चुअली एक रिएक्शन मीडियम होता है। तो बीकर में यदि आप इथिन ले लो और उसमें डायरेक्ट Cl2 गैस पास कर दो, क्या रिएक्शन होगा? तो रिएक्शन करने के लिए उसे कोई जगह चाहिए, करेक्ट। अब बोलोगे आप बीकर तो है, पर नहीं, ये एक जो है इथिन वो लिक्विड है, Cl2 गैस है। अब उनको मिक्स करने के लिए कुछ चाहिए यहाँ पे, जो है आपका CCl4। तो CCl4 जो है एक मीडियम रहेगा जिसमें आप इथिन को डिसॉल्व कर दोगे, फिर Cl2 गैस पास कर दोगे, और इस CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड जो एक मीडियम है, वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट हाँ इन्हें प्रोवाइड करेगा कि ये दोनों आपस में पास में आए और रिएक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोपीन विद Br2। तो आप कोई भी अल्कीन जैसे प्रोपीन ले लो, Br2 ले लो, जो एक्चुअली रेड ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। अब सेम पिछले बार की तरह ही होगा, यहाँ पे एक Br एक डबल बॉन्डेड कार्बन को, दूसरा Br दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को जुड़ जाएगा और ये बनेगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन दैट इज कलरलेस। अब यहाँ पे कलर क्यों दिया है? क्योंकि जब आप एक टेस्ट ट्यूब में प्रोपीन लोगे, वो एक लिक्विड होगा, ठीक है। अब उसमें आप जो है Br2 का लिक्विड डालोगे, Br2 का लिक्विड डालते ही ये सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? रेड ब्राउन, क्योंकि यहाँ पे Br2 का प्रेजेंस है। और फिर आप ये जो है इसमें CCl4 तो पहले से था ही, क्योंकि वो मीडियम है रिएक्शन का। अब CCl4 के प्रेजेंस में आपने प्रोपीन और Br2 डाल दिया है, अब यहाँ पे रिएक्शन होगा। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये रेड ब्राउन कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा और ये बता देगा कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बन चुका है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स या हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब हाइड्रोजन एंड हैलाइड, तो इसे कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड या फिर हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मींस हैलोजन। तो जब आप अल्कीन को हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ऐड करोगे दैट इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन है, आप अल्कीन ले लीजिए, अल्कीन में आप हाइड्रोजन हैलाइड डाल दीजिए। यह हाइड्रोजन हैलाइड कोई भी हो सकता है, HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है। बट यहाँ याद रखें, यदि आप HI लोगे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr और सबसे कम रिएक्टिव होगा इस केस में HCl। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी MCQ में बहुत बार पूछा जाता है। तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उसके बाद HBr और सबसे कम अल्कीन की तरफ रिएक्शन दिखाता है HCl। अब बेसिकली होता क्या है, ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड अल्कीन को जाके जुड़ जाएगा। तो किस तरह से जुड़ेगा? जैसे बाकी लोग जुड़ रहे थे, तो हाइड्रोजन एक डबल बॉन्डेड कार्बन को और हैलोजन दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को, और ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये पूरा अल्काइल है और ये हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड। अब जो है इसमें हम जाएंगे मोर डीप में। तो हमने देख दिया कि हाइड्रोजन हैलाइड कैसे ऐड होता है अल्कीन को, बट अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड स्पेशली HBr टू सिमेट्रिकल अल्कीन। अब सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, ये वर्ड का मीनिंग पहले हम समझते हैं। तो आपके पास एक ये अल्कीन है जिसके दोनों तरफ सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट है, सपोज सारे के सारे AA है, तो ये हुआ सिमेट्रिकल अल्कीन। या फिर ये अल्कीन जहां ऊपर की तरफ दोनों A है, इधर B, इधर भी A, इधर भी B। तो आप देखो ये अल्कीन को यदि आप बीच में से काटो तो दोनों तरफ सेम पार्ट मिल रहा है, तो सिमेट्रिकल है। बट यदि आप इस अल्कीन को देखो जहां यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है, इसे आप बीच में से काटो तो दोनों तरफ आपको सेम पार्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे C D है और यहाँ पे A B है। तो इस तरह से ये जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ये जो है सिमेट्रिकल अल्कीन है। यदि मुझे आपको स्पेसिफिक एग्जांपल देना है तो वो ये है, यदि आप इथीन की बात करोगे तो वो इथीन जो है वो सिमेट्रिकल अल्कीन में आता है, ठीक है, क्योंकि उसकी दोनों तरफ सेम कंडीशंस हैं। बट आप प्रोपीन की जब बात करोगे तो प्रोपीन जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आता है, क्योंकि उसके दोनों तरफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है और इसलिए ये अनसिमेट्रिकल है। तो अब आप समझ चुके होंगे सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन का डिफरेंस। अब हम जानेंगे उनका रिएक्शन विद HBr। तो यदि आप सिमेट्रिकल अल्कीन जैसे कि इथीन को HBr से ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ब्रोमो इथेन। तो आप जो है यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करो
और यहाँ पे Br मतलब मैंने क्या किया है, इस कार्बन को हाइड्रोजन ऐड किया है, कार्बन 1 को और कार्बन 2 को Br, या फिर कार्बन 1 को Br ऐड करो और कार्बन 2 को H, तभी भी दोनों केस में आपको ब्रोमो इथेन ही फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसका कंक्लूजन ये है, जब आप सिमेट्रिकल अल्कीन लेते हो, मतलब ऐसा अल्कीन जिसके दोनों तरफ सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो उस केस में आप HBr का एडिशन कैसे भी करो, कौन से भी कार्बन को हाइड्रोजन ऐड करो और कौन से भी कार्बन को ब्रोमीन, आपको हमेशा सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम तब आता है जब आपके पास एडिशन हो रहा है HBr का अनसिमेट्रिकल अल्कीन को। तो ये HBr हो या HCl हो या HI हो, किसी का भी एडिशन यदि अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हो रहा हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि यदि आप यहाँ पे नंबरिंग दें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब मैं फर्स्ट कंडीशन में जो है मेरा फर्स्ट हाइड्रोजन को ऐड कर रही हूँ कार्बन 1 को और Br को ऐड कर रही हूँ कार्बन 2 को, तो उस केस में जो है मुझे ये प्रोडक्ट मिल रहा है जहां पे मेरा हाइड्रोजन ऐड हुआ है कार्बन 1 को और Br ऐड हुआ है कार्बन 2 को। बट अब इसका ही अपोजिट मैं करूं अब मैं Br ऐड करूं कार्बन 1 को और हाइड्रोजन ऐड करूं कार्बन 2 को, तो अब मैंने Br ऐड किया है कार्बन 1 को और हाइड्रोजन ऐड किया है कार्बन 2 को, तो मुझे दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस केस में मुझे मिल रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन, पहले वाले केस में मिला मुझे 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसका मतलब यदि मैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन का एडिशन अलग अलग जगह पे करूं तो मुझे 2 अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अब कौन सा प्रोडक्ट मेन है और कौन सा प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है, ये पता लगाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन में दोनों भी प्रोडक्ट मेन नहीं हो सकते, एक मेन होगा और एक बाई प्रोडक्ट होगा। तो इस केस में एक साइंटिस्ट थे मार्कोनिफ, उन्होंने एक सजेशन दिया और एक रूल बनाया, दैट इज कॉल्ड एज मार्कोनिफ रूल। अब ये मार्कोनिफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिफ रूल का ऐसा कहना है, जब एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब ऐसा रिएजेंट जिसमें 2 डिफरेंट पार्ट हो, तो जैसे हैलोजिनेशन में आप Br ऐड कर रहे हो तो ये सिमेट्रिकल रिएजेंट हुआ, क्योंकि इसको बीच में से कट करोगे दोनों टाइप सेम है। बट HBr को बीच में से कट करोगे दोनों तरफ डिफरेंट है, तो ये व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन से रिएक्ट होता है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन से रिएक्ट होता है तो जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, जैसे हाइड्रोजन और Br में आपको पता है Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो Br है वो नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वो इन दोनों में से ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है बट इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का किसको जुड़ेगा? जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब 1 हाइड्रोजन है। और इसलिए ये मार्कोनिफ रूल के हिसाब से आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन, जहां पे Br इस कार्बन को जुड़ेगा और हाइड्रोजन इसको। और Br ने इधर ही क्यों जोड़ा? क्योंकि इस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यही है मार्कोनिफ रूल। और जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है जहां Br जो है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन को जुड़े और हाइड्रोजन दूसरे वाले को, ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर है, मतलब कम अमाउंट में बनेगा। माइनर मतलब कम, मेजर मतलब ज्यादा। तो ये हुआ आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है आपका माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि इस केस में नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऐसे कार्बन को जुड़ा है जिसको ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच थे। और 2 ब्रोमोप्रोपेन आपका मेजर मतलब ज्यादा बनने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि इस केस में आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऐसे कार्बन को जुड़ा है जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच था। तो ये तो हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात, जब आप एडिशन कर रहे हो HBr का। बट आप जब एडिशन कर रहे हो HBr का ही इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो याद रखें जब आप HBr का ही एडिशन कर रहे हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन को ही,
सब कुछ सेम है, सब कुछ ये पहले वाले रिएक्शन जैसा ही है कि HBr का एडिशन है अनसिमेट्रिकल अल्कीन को ही, बट अब एक एक्स्ट्रा रिएजेंट ऐड हो रहा है, दैट इज पेरोक्साइड। तो जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन को HBr का ही एडिशन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब वो मार्कोनिफ रूल के अपोजिट एडिशन होता है और इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिफ रूल। एंटी मीन्स अपोजिट, या फिर इसे कहते हैं कार्श-मायो इफेक्ट। तो ये है आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये है आपका HBr। बस अब इसमें आपको एक पेरोक्साइड भी डालना है, आप बेंजोइल पेरोक्साइड डालिए या फिर H2O2 डालिए, कोई भी पेरोक्साइड डालिए, तो आपका अब एडिशन अपोजिट टू मार्कोनिफ रूल होगा। तो पहले हम देखते हैं मार्कोनिफ रूल के हिसाब से हमें क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। तो मार्कोनिफ रूल के हिसाब से मेरा Br जो है वो यहाँ ऐड होगा, क्योंकि इस कार्बन को लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, और हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच होगा क्योंकि इस कार्बन को मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। बट जबकि ये एंटी मार्कोनिफ रूल है, उसके हिसाब से ये दोनों अब अपने पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। अब क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। अब Br ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसको मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, और हाइड्रोजन ऐसे कार्बन को जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। तो इस हिसाब से Br आपके CH2 को अटैच होगा और हाइड्रोजन आपके CH को, और आपका मेजर प्रोडक्ट है 1-ब्रोमोप्रोपेन। ये कब होगा, जब आप HBr के साथ पेरोक्साइड ले लो। सिमिलरली यदि यहाँ पे दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन लीजिए 2-मिथिल-प्रोप-1-इन, तो ये भी देखिए अनसिमेट्रिकल है। अब इसमें भी आप HBr का एडिशन कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ऑब्वियसली यदि मार्कोनिफ रूल के हिसाब से देखें, पहले मार्कोनिफ रूल के हिसाब से, तो आपका Br जो है इस कार्बन को अटैच होगा और हाइड्रोजन ई से, तो आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये। तो जब पेरोक्साइड नहीं होता इस रिएक्शन में, तो अब आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलता, क्योंकि ये मार्कोनिफ प्रोडक्ट है। बट अब एंटी मार्कोनिफ के हिसाब से हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पेरोक्साइड है, तो उस केस में ये दोनों अपना पोजीशन रिवर्स कर लेंगे। अब Br अटैच होगा इस कार्बन को और हाइड्रोजन ई से, तो आप देख सकते हैं Br इधर अटैच हुआ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन को और हाइड्रोजन सेकेंड को, और ये प्रोडक्ट मिला 1-ब्रोमो-2-मिथिल-प्रोपेन। बट इसी के साथ एक बात और याद रखें, एंटी मार्कोनिफ रूल सिर्फ और सिर्फ HBr दिखाता है। मार्कोनिफ रूल जो है, मार्कोनिफ रूल जो है वो HBr दिखाता है, HCl दिखाता है, HI दिखाता है, और भी बहुत सारे रिएजेंट है जो मार्कोनिफ रूल दिखाते हैं। बट एंटी मार्कोनिफ रूल सिर्फ और सिर्फ HBr दिखाता है, HCl, HI, HF एंटी मार्कोनिफ रूल नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 का एडिशन किस तरह से होता है। तो यदि आप यहाँ पे कोई अल्कीन ले लें, जैसे कोई भी अल्कीन यहाँ पे लो, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, और उसमें आप डाल दीजिए कोल्ड H2SO4, तो इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है एक कार्बन को अटैच होगा और SOO3H दूसरे कार्बन को अटैच होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक कार्बन को और SO3H दूसरे कार्बन को, इसका पूरा क्या था, H2SO4। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन को अटैच होगा और बचा हुआ OSO3H दूसरे कार्बन को, और आपको मिलेगा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो अब हमने सिमेट्रिकल अल्कीन लिया है, दैट इज ईथीन, उसमें हम H2SO4 का एडिशन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन को आप कोई भी कार्बन को अटैच कीजिए, क्योंकि दोनों भी कार्बन सेम है, और बचे हुए सेकेंड कार्बन को आप OSO3H अटैच कीजिए, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे मुझे यहाँ मिल गया, इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। बट अब जब मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, क्योंकि अल्कीन के दोनों तरफ, डबल बॉन्ड की दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब इसमें यदि मुझे H2SO4 का एडिशन करना है, तब अब मुझे वापस मार्कोनिफ रूल फॉलो करना होगा। तो यहाँ याद रखें, आपको यहाँ पे वापस मार्कोनिफ रूल फॉलो करना है। तो अब आपका हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव रिएजेंट है, और जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव रिएजेंट। तो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है वो ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो। मैं वापस रिपीट करती हूँ ये पॉइंट। अब यहाँ पे आपके पास है OSO3H का एडिशन करना है,
हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव, तो जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, और हाइड्रोजन बचे हुए कार्बन को जिसको मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो, तो ये फॉलो कर रहा है मार्कोनिस रूल। तो याद रखें, जो एडिशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, दैट इज H2SO4 का अल्कीन को, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिस रूल होता है, क्योंकि वो एडिशन होता है नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऐसे कार्बन को जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, इधर आप वापस देख सकते हो, जो इथिल हाइड्रोजन सल्फेट आपको मिल जाता है। तो जैसे हमने इस रिएक्शंस में जो है हाइड्रोजन सल्फेट्स बना लिए थे, ठीक है, तो इन रिएक्शंस में हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन सल्फेट बनाए थे। वही हाइड्रोजन सल्फेट को आपको यदि आगे कुछ कन्वर्जन करना है तो आप हाइड्रोजन सल्फेट वापस ले लीजिए, जो आपने फर्स्ट स्टेप में बनाया था, उसमें बस वाटर डाल दीजिए। वाटर डालते ही क्या होगा, अब यहाँ पे जो है OSO3 निकल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे उसको H2SO4 बनना है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको अच्छे से। तो यहाँ पे जो है ये इतना पार्ट हाइड्रोजन के साथ चला जा रहा है बनने के लिए H2SO4, और बचा हुआ जो ये OH है वो इस ग्रुप को आके कार्बन को जुड़ जाएगा। क्योंकि ये निकल चुका है तो कार्बन को और एक ग्रुप की जरूरत है, इसलिए वो पूरा करेगा OH। तो इस तरह से देखिए OH इस कार्बन को जुड़ा है और H2SO4 बाहर चला गया है। सिमिलरली यदि आप यहाँ पे जो हमने पिछले रिएक्शन में यहाँ पे बनाया था, राइट, ये वाला प्रोडक्ट बनाया था ना हमने, तो यही प्रोडक्ट वापस हमने लिया है, ठीक है, और उसमें वापस हम वाटर डाल रहे हैं और हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम वाटर डाल के हीट करेंगे तो ये इस तरह से वाटर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया H और OH में, तो H जो है वो SO3H के साथ चला जाएगा बन के H2SO4, और बचा हुआ OH इस कार्बन को जुड़ जाएगा, देने के लिए आपको Pro2ol। ओके, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी। जो अल्कीन का है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और फॉर्म करता है अल्कोहल। तो यदि आप अल्कीन लो, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालो और थोड़ा सा वाटर डालो, तो आपको मिलेगा अल्कोहल। तो ये रिएक्शन याद रखना जरूरी है। अल्कीन ले लीजिए, उसमें H2SO4 डालिए और वाटर डालिए, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, यहाँ पे देखा, देखिए हमने यही रिएक्शन कि हमने क्या किया, हमने पहले एक अल्कीन लिया, उसमें हमने H2SO4 डाला और फिर उससे एक प्रोडक्ट मिला। इस प्रोडक्ट में हमने क्या किया, वाटर डाल दिया और हमें मिल गया अल्कोहल। तो सेम रिएक्शन है। तो आप समझ गए होंगे, अल्कीन पहले एसिड डालो तो आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, इंटरमीडिएट मतलब मेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बीच का, तो आपको कोई तो एक ये मिलेगा, उसमें वाटर डालोगे तो अल्कोहल मिलेगा। तो सेम रिएक्शन यहाँ पे, और ये रिएक्शन मार्कोनिस रूल फॉलो करता है। यस, वो करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो नेगेटिव पार्ट है हमारे रिएजेंट का, वो ऐसे कार्बन को जुड़ रहा था जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन था। तो ये मार्कोनिस रूल फॉलो करता है, ठीक है। और इसे रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। क्यों इसे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है अल्कीन को, और जहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है उसे कहते हैं हाइड्रेशन। यहाँ अल्कीन को ऐड हो रहा है, इसलिए हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब इस रिएक्शन में आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो आपने जो है अल्कीन ले लिया, आपने H2SO4 ले लिया और फिर वाटर ले लिया। तो पहले क्या होगा, अल्कीन और H2SO4 में पहले रिएक्शन होगा और वो आपको देगा ऑब्वियसली अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और फिर जो वाटर के साथ आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो है आपका OSO3H रिप्लेस हो जाएगा OH से। बस यहाँ ध्यान रखना है कि आपको OH ऐसे कार्बन को अटैच करना है जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो, और इसे अटैच होगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and meet you soon in the next video.